चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, और ये इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम जो है बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं और इससे संबंधित हम ओवरव्यू देखेंगे और एमसीक्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ एक एक चीज़ों को, जिसके बाद हम जो है सारी चीज़ों को यहाँ देखेंगे, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शपथ एवं कार्यकाल के बारे में सारी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो भारत का प्रधानमंत्री जो पद है उसका उल्लेख किए बिना भारत सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं की जा सकती, ये आपको पता होगा। इसलिए हम यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है और मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, यानी वास्तविक कार्यपालक होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को चुना जाता है जिसे संसद में के निम्न सदन में या लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से व्यक्ति मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा ही विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालय का आवंटन होता है, यानी कि फेरबदल भी उसी के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक होता है। तो इसी के तहत हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी। आर्टिकल यहाँ पे देखिए जो 74 है, आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा और वास्तविक कार्यपालिका इसी को बोला जाता है। और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जो होता है संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, परंतु जो होता है इसके नाम पर सारे काम किए जाते हैं, परंतु प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक कार्यपालक होता है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होगी, परंतु राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसको बहुमत मतलब जो निम्न सदन है उसमें बहुमत प्राप्त दल का नेता ही उसमें बनेगा। यदि किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का यहाँ पे उपयोग कर सकता है नियुक्त करने के लिए, परंतु उस व्यक्ति को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति मतलब जो प्रधानमंत्री उसका शपथ और कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका शपथ और जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ उसको दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी भी हटा दे। जब लोकसभा में मतलब यहाँ पे बहुमत खो दे हो या विश्वास उसको हासिल ना हो विश्वास, तो उस स्थिति में इसको हटाया जा सकता है। नॉर्मली इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, किसका? प्रधानमंत्री का। इसके अलावा उसकी कार्य एवं शक्तियों की अगर बात करूँ मैं प्रधानमंत्री की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों की जो नियुक्ति की सिफारिश है किसको की जाती है? राष्ट्रपति को की जाती है और उसी व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। सभी मंत्रियों के लिए मार्गदर्शन और निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का काम करता है। संसद के जो विघटन है, यानी लोकसभा संसद का विघटन, सत्रावसान या सत्र बुलाने की जो सलाह है, राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आपातकाल के दौरान जो मुख्य प्रबंधन का कार्य है वो प्रधानमंत्री ही करता है। विदेश नीति को आकार देने की भूमिका भी इसी को होती है। अध्यक्ष के रूप में भूमिका अदा करता है कौन कौन से? नीति आयोग की, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यानी कि जो राष्ट्रीय एकता जो परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सभी के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री। विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश भी जो है राष्ट्रपति को करता है कौन? प्रधानमंत्री। जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सभी को। तो ये मुख्य कुछ बेसिक शक्तियाँ और कार्य हमने देखे। उसके अलावा मंत्रियों द्वारा जो है शपथ एवं कार्यकाल की अगर बात करें तो अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का जो आकार की अगर बात करें तो 99वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके माध्यम से अनुच्छेद नंबर 75 का उसको जोड़कर यह बंद किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। और इसका अर्थ यह है कि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वह मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो
सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पे इन दोनों में जो है कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता दोनों में, ठीक है। परंतु फिर भी इन दोनों में तकनीकी अंतर तो है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। इसके अलावा मंत्रिमंडल से तात्पर्य क्या होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री, यानी मंत्रिमंडल ओनली क्या कहलाती? कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो समस्त नीतिगत निर्णय लेने का काम करते हैं। फिर मंत्रिपरिषद का निर्माण की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 का एक क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये हमको देखने को मिलता है। फिर मंत्रिपरिषद के जो कार्य है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ देखने को मिलते हैं व्यक्तिगत कार्य और कुछ देखने को मिलते हैं आपको सामूहिक कार्य। तो व्यक्तिगत कार्य की अगर बात करें यहाँ पे तो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री किसी न किसी विभाग का काम देखता है, ठीक है, किसी न किसी विभाग का काम देखता है जिसके अंतर्गत वो नीति का निर्धारण करता है, विभागों की जो नियुक्ति वो करने का काम करता है, प्रशासनिक निर्णय लेने का काम करता है, संसद में अपने विभाग से संबंधित विषय पर वक्तव्य देने का कार्य जो करता है वो कहलाते हैं व्यक्तिगत कार्य। सामूहिक कार्य की अगर बात करें तो सामूहिक कार्य के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलते हैं? तो मंत्रिपरिषद के जो सामूहिक कार्य वे कार्य होते हैं जो मंत्रियों द्वारा एक साथ बैठकर किए जाते हैं, एक साथ बैठकर किए जाते हैं, तो ये आपको सामूहिक कार्य के रूप में देखने को मिलेंगे। और ब्रिटिश संविधान की परंपरा के अनुसार भारत में भी कैबिनेट ठीक मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से कार्य करती है। उसकी बैठक सामान्यतः हफ्ते में एक बार अवश्य होती है। विशेष अवसरों पर एक से अधिक बैठकें भी हो सकती है और यहाँ पे विशेष अवसरों पर महान्यायवादी, मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष या तकनीकी विशेषज्ञ भी बैठक के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य: नीति निर्धारण का कार्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नियंत्रण, सामंजस्य स्थापित करना। ये 3 प्रकार के कार्य आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? सामूहिक कार्य के रूप में, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रश्न है उस पर विचार विमर्श किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संबंध में नीति निर्धारण के बाद विभिन्न मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है उसका। सामंजस्य ये मुख्य कार्य है, मतलब एक विभाग का दूसरे विभाग नीति निर्णय के संबंध में जो समस्या उत्पन्न होती है उसके बीच में सामंजस्य या समस्याओं का जो है समाधान निकालने का काम भी किसका होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का होता है। तो ये कंप्लीट हमारा ओवरव्यू हो गया। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट रूप से अब देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्नों को, जो कि विगत वर्ष में आईएएस पीसीएस में पूछे गए, और कुछ मॉडल प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए आगामी जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो इसी में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के जो सदस्य है उनकी कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये हुआ था 91वां संविधान संशोधन, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं भारत के संविधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो होता है इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की जो कार्यपालिका होती है वो शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन ना हो? तो कोई अड़चन ना हो तो कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? आर्टिकल नंबर 257, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे राइट आंसर, मतलब प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 257 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए हमको देखने को मिलेगा, देखिए कौन केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे आपको राइट आंसर का चुनाव करना है, यानी सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के लिए आसीन होंगे, ये गलत है, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। और हम देख लेते हैं, देखिए आर्टिकल नंबर 75 का 3 क्या बोलता है? इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी हो सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा, अन्यथा 6 माह के उपरांत वह मंत्री नहीं रहेगा। और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ठीक है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का जो पद है किस वर्ष सृजित किया गया? तो ये देखने को मिलता है हमको, देखिए यहाँ पे वर्ष 1952 में देखने को मिलता है। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो देखिए कौन कौन से केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बीपी सिंह भी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आर के वेंकटरमन भी रहे, वाई चौहान भी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी, चारों यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा,
ठीक है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दी है भारत के वित्त मंत्रियों की, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, लियाकत अली खान जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, ठीक है। फिर संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह क्या है? वह है, देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कथन दी है, और कथन को हमको देखना है सही या फिर जो गलत है वो हमको देखना है। तो भारत संघ में मंत्रिपरिषद जो होती है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये गलत है, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है जबकि। और यहाँ देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो देखिए ये तो सही है, मतलब कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो यहाँ देखिए कथन गलत है परंतु कारण सही है, तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना सही है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता ये भी सही है, मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन ये गलत है। तो एक और दो सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर का चुनाव करना है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, बिल्कुल सही है। सॉरी, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है, ना कि प्रधानमंत्री में होती है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 53 का 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति का जो होता है राष्ट्रपति में निहित होती है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष भार के तहत होता है। सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो देखिए यहाँ पे मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह भी थे, पीवी नरसिम्हा भी थे, परंतु चंद्रशेखर यहाँ पे नहीं थे। तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है, ठीक है। सही उत्तर देखना है तो गुलजारी लाल नंदा है, इंदिरा गांधी भी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी है। तो 3 यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि 3, 4, 5, तो सी नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने? तो पहले रक्षा मंत्री और बाद में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने, तो कौन है ये? कैलाश नाथ काटजू, सी नंबर का राइट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र होता है, ये गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये भी गलत है। वह अपने मतलब देखिए अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये कर सकता है, मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान होता है, ये सही है। तो डी नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी में से जो है एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन में सदस्य होना चाहिए। तो ये सही है, बाकी बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत। तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है, ठीक है। तो परिपाटी के रूप में पालन क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर है, बाकी सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। इसके बाद भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे 2 कथन और सही बताना है। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में जो है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है B.R. अम्बेडकर साहब, ये थे स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री, ठीक है।
भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं नाम मात्र का प्रधान, ये गलत है। या भी हमने देखे थे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत है। बर्खास्त नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तो ये वास्तविक प्रधान होता है। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, डी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ये गलत। राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यदि आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही, क्योंकि 6 महीने के पश्चात उसको 6 महीने के अंदर उसको ये करना होता है। तो 2 3 4 यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो होता है नियुक्त होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? नियुक्त होता है। नेक्स्ट है संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुसार निम्न में से कौन राष्ट्रपति से निरंतर संवाद बनाए रखता है? तो देखिए यहाँ पे मंत्रिपरिषद होती है एक, और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन जो होता है मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ देखिए पीवी नरसिम्हा राव, बिल्कुल सही है। चरण सिंह, ये भी सही है। एचडी देवेगौड़ा, ये भी सही है। बीपी सिंह, ये भी सही है। मोरारजी देसाई, ये भी सही। सभी राइट आंसर यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्न में से जो है अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है? तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो आर्टिकल नंबर 74 है, 75 है और 78, ये तीनों आर्टिकल जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित देखे जाते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस तथ्य की संकेतक है? तो यहाँ देख सकते, देखिए यहाँ संकेतक है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित है। तो ये जो है संघवाद, संघवाद यहाँ इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रधान मतलब भारत के प्रधानमंत्री के लिए बाध्य है? तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए बाध्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री देश के प्रशासन एवं बनने वाले जो विधान है उससे संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णय से जो है राष्ट्रपति को अवगत कराएगा, बिल्कुल सही है। बी नंबर का राइट आंसर होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो यहाँ देख सकते हैं ये अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बिल्कुल सही है। ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबंध निम्नलिखित में से कौन से है? तो यहाँ देख सकते हैं मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, बिल्कुल सही। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल के लिए किसी न्यायालय में नहीं भेजा जा सकता, ये भी सही है। मंत्रियों के किस वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, ये गलत है। तो ये देखिए हमको देखने को मिलेगा 1 2 3, ए नंबर का राइट आंसर, यानी चौथा गलत है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य जो होता है निम्नलिखित अंतरों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, जबकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते, क्योंकि मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही आते कैबिनेट मंत्री। तो ये सही है। तो गलत मतलब गलत को ढूंढना, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर देख सकते हैं मंत्रिपरिषद में 3 या 4 स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल एक ही। तो यहाँ सही है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, जबकि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री के प्रति होता है। तो ये गलत होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री होते हैं, सामूहिक रूप से वो भी होंगे। प्रशासनिक नीतियों का निर्धारक या वह वास्तविक शासनकर्ता मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद नहीं होता। तो यहाँ देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री पावरफुल होते हैं, नीतिगत निर्णय से संबंधित वो अपनी भूमिका निभाते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं, तो इसलिए ये सही है। तो हमारा सी नंबर का बस राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत है, गलत को ही यहाँ पे पहचानना था, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के मध्य गंभीर मतभेद है तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे उस मंत्री को जो है त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, बिल्कुल सही है। उसकी जो है सही कथन को चुनना है तो उसकी संसद सदस्यता को समाप्त कर सकता है, ये गलत है। उसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है, ये सही है। उसे स्वयं बर्खास्त स्वयं नहीं कर सकता। तो दूसरा और चौथा गलत है, पहला तीसरा सही। तो सही को पहचानना था, पहला तीसरा सही, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा।
जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं? कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। बी नंबर का राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता, सही है। सभी सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख, सही है। केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता, ये भी सही है। राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने की भूमिका, ये भी सही है। चारों सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ? तो ये एकमात्र व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर है दूसरे कार्यकाल में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो है कौन थे? मतलब यहाँ पे हमको देखना है, तो ये थे ए नंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है भारत में अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं? तो ये है 8, टोटल 8 है। ठीक है, आप इनकी लिस्ट भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर मोरारजी देसाई, लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद यहाँ पे देखने को नहीं मिले उप प्रधानमंत्री के रूप में। भारतीय इतिहास में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? तो ये व्यक्ति देखने को मिलेंगे प्रथम रूप से मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये देखने को मिलेगा कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी डी नंबर का राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे सही कथन का चुनाव। तो जवाहरलाल नेहरू जो है मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की 4वीं पदावधि में थे। तो यहाँ देखिए मतलब यहाँ पे सही यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 4वीं पदावधि में भारत के प्रधानमंत्री की 4वीं पदावधि में थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। तो ये गलत है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई 77 में नियुक्त हुई, ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहला तीसरा सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया वर्ष 1991 में किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुई? तो ये थी पीवी नरसिम्हा राव के काल में। सी नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद में तीनों होते हैं, यानी तीनों मतलब प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। प्रधानमंत्री भी उसी के अंतर्गत शामिल होता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित जो है भारत के राष्ट्रपतियों में से किसे सर्वप्रथम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो हम देख सकते हैं, देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ पे देखने को मिलता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हैं और बाकी लोगों की। इसके अलावा भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एकमात्र व्यक्ति यहाँ देखने मिलेगा वेंकैया नायडू। ठीक है, इनकी आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर लिस्ट भी देख सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये तो थे हमारे कंप्लीट रूप से यहाँ पे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ ओवरव्यू और पिछले ईयर्स और की कुछ क्वेश्चन हमने देखे आईएएस पीसीएस के, और आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए भी कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर हमने देखे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उसमें डाउट क्लियर कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। ठीक है, इसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ें सिक्वेंसली प्राप्त कर सकते हैं।